अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने जो है वो अपना लास्ट टॉपिक दोबारा से कंटिन्यू करना है। हमारा लास्ट टॉपिक था एल्विलाई के बारे में। ठीक है, हमने पूरा रिस्पायरेटरी सरफेस पढ़ा था जिसमें हमने जो है वो पूरे एयर पैसेज वे को जो है वो डिस्कस किया था। ठीक है, एयर पैसेज वे में जो है वो हमने उसके कंपोनेंट्स को भी डिस्कस किया था कि उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। हमारे पास सबसे पहले नोस्ट्रिल्स थे। ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं। फिर हमारे पास नेज़ल कैविटी, देन फेरेंक्स, लैरेंक्स, उसके बाद ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया के बाद हमारे पास जो थे वो थे ब्रोंकाई। ठीक है, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर जो है वो हमारे पास एल्वुलर डक्ट्स थे और फिर एल्वुलाई। ठीक है, जो कि हमारे पास असल में रिस्पायरेटरी सरफेस था। ये पूरा जो है वो डिस्कस करने के बाद अब हम लोग देखेंगे कि हार्ट का और लंग्स का आपस में क्या ताल्लुक़ होता है, मतलब कैसे जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा पूरी बॉडी में जाता है और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है वो लंग्स तक पहुंचता है। ठीक है, अगर हम लोग अपने हार्ट के बारे में स्टडी करें तो हमारा हार्ट जो है वो थोड़ा सा लेफ़्ट हमारी साइड, बॉडी की साइड पर जो है वो हुआ होता है सस्पेंडेड। तो अगर हम लोग 9th में पढ़ा था कि 2 अपर थिन वॉल्ड एट्रिया होते हैं और 2 लोअर थिक वॉल्ड वेंट्रिकल्स होते हैं। ओके, अब इसमें जो है वो हमारे पास आप लोगों ने जो मेन बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि यहाँ से अराइज होती है पल्मोनरी ट्रंक, जो कि डिवाइड करती है और बनाती है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी लेकर जाती है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, और ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रही है लंग्स की तरफ। ठीक है, लंग्स की तरफ जाती है। लंग्स में ये आर्टरी पहले आर्टीरियोल बनती है। ठीक है, और फिर आर्टीरियोल से कैपिलरीज बनती हैं। ठीक है, और ये वही कैपिलरीज हैं जो एल्वुलाई को सराउंड कर रही होती हैं। कैपिलरीज के बाद दोबारा कैपिलरीज ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म वेन्यूल्स। वेन्यूल्स मेकअप वेन्स, और फिर यहाँ से निकलती है पल्मोनरी वेन। लंग्स से अब क्या निकलेगी, पल्मोनरी वेन निकलेगी लंग से। ठीक है, एंड इट विल हैव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी वेन आएगी लंग से और वो कहाँ आएगी, इन टू द लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में वो आकर डाल देगी अपना कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस तरीके से लंग्स ने असल में क्या किया है, ऑक्सीजनेशन किया ब्लड की। लंग्स ने मीन्स ऑक्सीजन को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया। ठीक है, तो लंग्स क्या करते हैं, ब्लड की ऑक्सीजनेशन करते हैं। ठीक है, मतलब उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लेते हैं और उसके अंदर ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं। समरी अगर देखें तो हार्ट, पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम हार्ट से निकल रही है कंटेनिंग डिओक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स द लंग और फिर बनाती है आर्टीरियोल्स और फिर कैपिलरीज जो कि एल्वुलाई को सराउंड कर रही होती हैं। फिर ये कैपिलरीज ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म वेन्यूल्स। याद रखना है, वेन्यूल्स आर मेड अप ऑफ कैपिलरीज एंड कैपिलरीज आर मेड अप ऑफ आर्टीरियोल्स। ठीक है, वो उससे बनती है। तो वेन्यूल्स जो हैं वो कैपिलरीज ज्वाइन करती हैं, वेन्यूल्स बनाती हैं, फिर वेन्यूल्स से क्या बनती है, वेन बनती है। ठीक है, और फिर यही वेन, पल्मोनरी वेन, एंटर करती है हार्ट में हैविंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर हार्ट जो है वो इसको लेफ्ट वेंट्रिकल के जरिए पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एयर पैसेज में हमने पढ़ लिया रिस्पायरेटरी सिस्टम का जो फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट है रिस्पायरेटरी सिस्टम का और वो क्या है, लंग्स। ठीक है, फेफड़े जो लंग्स अब क्या कैसे बनते हैं लंग्स। अब हमने पढ़ा है कि एल्वुलाई, जो आपको मैंने बताया था, ट्रैकिया जो है वो सब डिवाइड करता है और ब्रोंकाई बनाता है। ब्रोंकाई जो है वो लंग के अंदर एंटर करते हैं। ठीक है, अब जब ब्रोंकाई लंग के अंदर करते हैं वो ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं, ब्रोंक्यूल से एल्वुलर डक्ट्स निकलती हैं और फिर उनके पास एल्वुलाई, क्लस्टर ऑफ पाउचेस। तो यही सारे एल्वुलाई जब एक लंग में होते हैं तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये एक साइड के जो एल्वुलाई हैं वो एक साइड का लंग बनाएंगे, जो दूसरी साइड के एल्वुलाई हैं वो दूसरी साइड के लंग बनाएंगे। ठीक है, तो ऑल द एल्वुलाई ऑन वन साइड कॉन्स्टिट्यूट अ लंग। और हमारे जो सीने की कैविटी होती है, चेस्ट कैविटी, थोरेसिक कैविटी, उसके अंदर पेयर ऑफ लंग्स है, मीन्स 2 लंग्स प्रेजेंट होते हैं। पेयर मीन्स 2। ठीक है, अब हमारी जो चेस्ट वॉल है, मीन्स हमारी जो सीने की पूरी वॉल है, इट इज़ मेड अप ऑफ 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। पेयर्स मीन्स 12 यहाँ होंगी, टोटल 24, और 12 कहाँ होंगी, यहाँ होंगी, और यहाँ बिल्कुल दरमियान में हमारा क्या होता है, हार्ट होता है। ठीक है, ऐसे बिल्कुल दरमियान में।
ये हमारा हार्ट मैंने बना दिया, ठीक है। इस तरह से जो है वो लंग्स होती हैं। लंग्स को कवर किसने किया हुआ होता है? रिब्स ने, ठीक है। हम इनका काम भी पढ़ेंगे कि अभी हम रिब्स की बात क्यों कर रहे हैं। और रिब्स जो हैं वो जिन मसल से कनेक्टेड होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? दोज आर इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। जो रिब्स को इंटरकनेक्ट किए हुए हैं, जो रिब्स के दरमियान मसल्स होती हैं, वो कौन सी मसल्स हैं? इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। ये मसल जो रिब्स के दरमियान है, दीज आर इंटर कोस्टल मसल्स, ठीक है। ये क्या हैं? 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये दरमियान में मैंने हार्ट बना दिया है और ये पेयर ऑफ लंग्स हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा यहाँ पर अगर हम लोग फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी, मतलब बिल्कुल चेस्ट कैविटी के बिल्कुल नीचे फ्लोर की बात करें, तो यहाँ पर एक शीट ऑफ मसल है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं डायाफ्राम। बिल्कुल नीचे करके क्या प्रेजेंट होता है? Here is present diaphragm. It is below the lungs. It's a thick muscular structure below the lungs, which is called diaphragm. ठीक है। अगर फिर आगे हम इनहेलेशन में और एक्सहेलेशन में जो है वो इसका स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर का फंक्शन पढ़ लेंगे कि डायाफ्राम का काम क्या होता है, ठीक है। अब लंग्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल बातें करें तो लंग जो है वो जो लेफ़्ट लंग है वो थोड़ी सी स्मॉलर होती है उसमें, क्योंकि 2 लोब्स होते हैं। और जो राइट लंग है वो थोड़ी सी लार्जर होती है क्योंकि उसमें 3 लोब्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लंग्स हैं वो स्पॉन्जी और इलास्टिक ऑर्गन्स हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज मेंट बाय स्पॉन्जी एंड इलास्टिक ऑर्गन? इलास्टिक मीन्स के इसने जो है ना, क्योंकि एल्व्यूलाई है, ठीक है, इट इज़ स्पॉन्जी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एल्व्यूलाई, ठीक है। लंग्स में एल्व्यूलाई होते हैं जिसकी वजह से ये स्पॉन्जी होती है। इलास्टिक का ये मतलब है कि जब एयर इसके अंदर आएगी, ठीक है, तो जो लंग्स होंगे वो जो है वो फूल जाएंगे जिसकी वजह से, और जब इसमें से एयर निकल जाएगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे वापस, ठीक है। इसके अलावा लंग्स के अंदर जो है वो पल्मोनरी आर्टरी और वेन की ब्रांचेस भी होती हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स भी होती हैं इसके अंदर। उसके अलावा लंग जो है वो 2 मेम्ब्रेन से इनक्लोज होती है, ठीक है, जिसको हम लोग आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है बाहर वाली और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है अंदर वाली, ठीक है। अब हम लोग एक दफ़ा समरी देख लेते हैं कि हमने लंग्स के बारे में क्या क्या पढ़ा है। तो हमने लंग्स के बारे में जो सबसे पहले बात की है वो ये की है कि लंग्स आर क्लस्टर ऑफ एल्वुलाई, ठीक है। जो एल्वुलाई का क्लस्टर होता है वो हमारे पास जो है वो लंग्स बनाता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमने बात की है लंग्स के बारे में कि थोरेसिक कैविटी के अंदर ये मौजूद होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमने कहा है कि 12 पेयर ऑफ रिब्स जो हैं वो इसको प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। और हमने फिर रिब के मसल्स की भी बात की है कि उसको इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं, ठीक है। ये हम सब समरी बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमने डायफ्राम की बात की है कि इट इज़ बिलो लंग्स, ठीक है। उसके बाद हमने कहा है कि लेफ़्ट लंग जो है वो क्या होती है? स्मॉलर होती है एज़ कम्पेयर टू राइट लंग, ठीक है। उसके बाद हमने कहा है कि इसमें ब्लड वेसल्स भी होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने और क्या बात की है? उसके बाद हमने कहा है कि इट इज़ इनक्लोज्ड बाय 2 मेम्ब्रेन्स, ठीक है। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन एंड इनर प्लूरल मेम्ब्रेन ने इसको जो है वो किया हुआ होता है। उसके बाद जो है वो इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान फ्लूइड होता है, ठीक है, ताकि इसको इजीली ये एक्सपेंड भी कर सके और कॉन्ट्रैक्ट भी कर सके, ठीक है। उसके बाद जो हमने आज पढ़ना है एक और टॉपिक वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है, कि ब्रीदिंग जो है वो हम कैसे करते हैं, सांस लेना और सांस बाहर निकालना, ठीक है। तो ब्रीदिंग जो है ना वो ब्रीदिंग की अगर डेफिनेशन करें तो गैस एक्सचेंज के साथ एक फ़िज़िकल मूवमेंट, फ़िज़िकल फिनोमिना है, ठीक है। फ़िज़िकल मींस आपकी पूरी बॉडी जो है वो फिज़िकली इसमें इन्वॉल्व होती है, तो वो क्या है? ब्रीदिंग है, ठीक है। ब्रीदिंग के जो है वो 2 प्रोसेसेस हैं, हम लोग दोनों प्रोसेस को कंपेयर कर लेंगे। एक हमारे पास है इंस्पायरेशन मीन्स हवा को अंदर लेकर जाना सांस के ज़रिए, और दूसरा प्रोसेस है हमारे पास एक्सपायरेशन मीन्स हवा को सांस के ज़रिए बाहर निकालना, ठीक है। तो इंस्पायरेशन इज़ एक्चुअली टेकिंग इन ऑफ प्योर एयर, ठीक है। हम लोग इंस्पायरेशन में क्या कहते हैं? टेकिंग इन ऑफ एयर, ठीक है, ऐसे कह लो। हम लोग हवा लेते हैं अंदर, ठीक है, टेकिंग इन ऑफ एयर, और उस एयर को हम क्यों बॉडी में लेकर जाते हैं, ठीक है? टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम इट, ताकि हम उससे ऑक्सीजन लें। ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी है हमारी बॉडी में? याद है मैंने आप लोगों के चैप्टर के स्टार्ट में बताया था कि हम CH बॉन्ड्स को तोड़ते हैं ऑक्सीजन की मदद से और वहाँ पर ATP बनती है। तो ये ATP हमारी कब बनेगी, हमारी बॉडी में एनर्जी कब आएगी? जब ऑक्सीजन मौजूद होगी। और हम खाना खाएंगे, उसको ऑक्सीजन की मदद से तोड़ेंगे और फिर ATP बनेगी ना। खाने के बगैर भी गुजारा नहीं है, ऑक्सीजन के बगैर भी गुजारा नहीं है। समझ आ गई है? तो हर सेल को ATP चाहिए, हर सेल को, हर काम। आप देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपके हर सेल में हो रही होती है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से बहुत चीज़ें मूव करती हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम क्या यूज़ करते हैं? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP।
तो वो ATP कहाँ से आएगी, ऑक्सीजन की मदद से हम CH बॉन्ड्स को तोड़ेंगे। तो इसीलिए हम हवा के ज़रिए ऑक्सीजन को अंदर लेकर आते हैं थ्रू रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है। ये इंस्पायरेशन की क्या होगी, ये डेफिनेशन। इंस्पायरेशन की अगर हम लोग बात करें तो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन जो रिब मसल्स हैं, ठीक है, हमने अभी पढ़ा। रिब मसल्स कौन से हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोग, ठीक है। अभी हमने क्योंकि पढ़ा है। रिब मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। चलिए मैं अब बता देती हूँ, अब आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा शायद। रिब मसल्स जो हैं वो होते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो रिब्स होती हैं वो रेज हो जाती हैं, मतलब रिब्स जो हैं वो ऐसे ऊपर की तरफ उठ जाती हैं। देखो फ़र्ज़ करो कि अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं, ठीक है। एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि फ़र्ज़ करो ये हमारे पास रिब्स हैं, ठीक है। इस तरह के 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं और इनको जो है वो मसल्स, इनके दरमियान ये मसल्स हैं, ठीक है, जिन्होंने इनको पकड़ के रखा हुआ है, एक दूसरे के साथ अटैच करके रखा हुआ है। अब जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो रिब्स ऐसे ऊपर की तरफ रेज हो जाती हैं, ठीक है। जैसे सांस अंदर लो ना, सांस अंदर लो तो आपकी चेस्ट कैविटी का एरिया इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, क्योंकि रिब मसल ऐसे रेज हो जाती हैं और रेज होकर ऐसे बॉडी ऐसे सामने हो जाती है, ठीक है। तो रिब मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो रिब्स रेज हो जाती हैं। इस टाइम पर एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, मैं अभी आप लोग को यहाँ पर बना कर दिखा देती हूँ कि डायफ्राम, मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी पे डायफ्राम प्रेजेंट होता है। तो फिर यहाँ पर जो अब जब हमने सांस अंदर लेकर जाना है तो ज़्यादा हवा अंदर आएगी, जिसकी वजह से लंग्स क्या करेंगी, फूल जाएंगी, ठीक है। लंग्स फूल जाएंगी, लंग्स के फूलेंगे, जैसे डायफ्राम पहले डायफ्राम ऐसे था, ठीक है, पहले डायफ्राम ऐसे था, लेकिन लंग्स के जो है वो एक्सपेंड करने की वजह से जो डायफ्राम है इट विल बिकम लेस डोम लाइक, ठीक है, ऐसे वो नीचे हो जाएगा ताकि लंग्स को मैक्सिमम जगह मिल सके कि वो एक्सपेंड कर सकें, ठीक है। तो इस वजह से डायफ्राम के साथ क्या हुआ है, जो डायफ्राम है, ठीक है, इट बिकम लेस डोम लाइक, ठीक है। डोम लाइक मीन्स कि गुंबद नुमा नहीं रहेगा, बल्कि मतलब पहले ऐसे गुंबद नुमा था ना, पहले आप लोग देखें ऐसे गुंबद नुमा था, लेकिन अब गुंबद नुमा नहीं रहेगा बल्कि वो ऐसे नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। उसके अलावा इस यहाँ पर और क्या क्या होता है, ठीक है। अभी हम लोग ऐसा करते हैं कि इंस्पायरेशन को ही डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर और ये होता है इंस्पायरेशन में कि जब हम लोग जो है वो लंग्स जब फूल एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, लंग्स जब देखो ये लंग्स हैं, ठीक है, इन्होंने हवा अपने अंदर ली है और ये क्या कर गए हैं, एक्सपेंड कर गए हैं, ठीक है। ये भी और ये वाला भी लंग क्या कर गया है, एक्सपेंड कर गया है, यहाँ से यहाँ चला गया और ये भी यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है, एक्सपेंड कर गया। अब एक्सपेंड करने की वजह से आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि इसका सरफेस एरिया क्या हो गया है, इंक्रीज़। और आपने फिजिक्स में इक्वेशन पढ़ी होगी P = F/A, मतलब जहाँ एरिया ज़्यादा होता है वहाँ प्रेशर कम हो जाएगा, इन्वर्सली रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो है वो अब इसका एरिया क्या हो गया है लंग का, क्योंकि हमने हवा अंदर लेके गए हैं तो उसका एरिया एक्सपेंड करके ज़्यादा हो गया। एरिया ज़्यादा तो प्रेशर अंदर क्या हो जाएगा, कम, मतलब अंदर एरिया ज़्यादा हो गया तो प्रेशर कम। और बाहर जो है हवा में, ठीक है, मैं हवा की बात कर रही हूँ, बॉडी हवा के अंदर जो एयर का प्रेशर है वो ज़्यादा है, तो हवा हमेशा ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ मूव करेगी, तो हवा कहाँ आ जाएगी, अंदर एल्वियोलाई तक आ जाएगी। इस तरीके से हमने ये क्या कर लिया है, इन्हेलेशन कर लिया है, हमने सांस को अंदर ले लिया, ठीक है, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। याद रखना है, इन्हेलेशन ऑलवेज अकर ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, इन्हेलेशन ऑलवेज अकर ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। बाहर प्रेशर ज़्यादा था, अंदर प्रेशर कम हो गया था क्योंकि एरिया ज़्यादा हो गया था, तो इसीलिए हवा जो है वो जल्दी से अंदर आ जाएगी, रशेज़, इसको कहते हैं एयर रशेज़ इनटू द लंग्स, ठीक है, जल्दी से अंदर आ जाएगी। तो फिर ताकि दोनों तरफ प्रेशर जो है वो बराबर कर सके, इस तरह हमारे इन्हेलेशन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब हमने जो कैपिलरीज़ हैं वो एक्सचेंज करेंगी गैसेस का, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर डालेंगी और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से ले लेंगी। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमने ब्लड से बाहर निकालना है। मैकेनिज़्म इसका भी देख लेते हैं, ठीक है, पहले डेफिनेशन कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, इंस्पायरेशन का मैकेनिज़्म स्टडी करने से पहले ओके, एक्सपायरेशन का हम डेफिनेशन एक्सपायरेशन की देखें तो एक्सपायरेशन हमारे पास क्या है कि हम लोग इम्प्योर एयर को एक्सपेल आउट करते हैं, ठीक है, इम्प्योर एयर
इज़ क्या करते हैं उसको एक्सपेल्ड आउट, ठीक है, इनप्योर एयर को एक्सपेल आउट करते हैं। और क्यों इसको एक्सपेल करते हैं आउट? टू गेट रिड, ताकि हम लोग बच सकें, ठीक है, या हम लोग निकाल सकें, अब हम लोग आज़ादी हासिल कर सकें किससे? टू गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2 से हम लोग क्या कर सकें? आज़ादी हासिल कर सकें। ये इसकी जो है वो डेफिनेशन है। CO2 से आज़ादी हासिल करने के लिए हम इम्प्योर एयर को बाहर निकाल देते हैं। अब इसका मैकेनिज्म बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। यहाँ पर रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, यहाँ पर रिब मसल्स क्या करेंगी? रिलैक्स, ठीक है। यहाँ पर रिब्स रेज हुए थे, यहाँ पर रिब्स आर लोवर्ड, ठीक है, दोबारा से क्या हो जाएंगे अपनी एंड गो बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, दोबारा अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद डायाफ्राम बिकम लेस डोम लाइक, यहाँ पर डायाफ्राम जो पहले जैसा पहले था वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। डायाफ्राम बिकम डोम लाइक अगेन, ठीक है, दोबारा क्या बन जाएगा? डायाफ्राम डोम लाइक बन जाएगा। तो ये एक्सपायरेशन के जो हैं वो हमारे पास कुछ इस तरीके से, फिर जो अब इन तरीक़ों से क्या होगा, ठीक है, इस जगह को यूज़ कर लेते हैं। अब देखो, अब हमारे पास जो एरिया है लंग्स का, ठीक है, लंग्स के अंदर जो क्या है एरिया है वो दोबारा से अब क्या हो गया है? कम हो गया, ठीक है, पहले ज़्यादा हुआ था, अब एरिया क्या हो गया? अपना यहाँ से याद रखना, एरिया कम हो गया, क्योंकि हम एरिया कम होने की वजह से प्रेशर क्या हो जाएगा? ज़्यादा, और बाहर हवा में प्रेशर क्या हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू अंदर? कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से हवा फ़ौरन बाहर जाएगी, ठीक है। इन सब की वजह से एरिया कम हो जाएगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली रिलेटेड है। तो प्रेशर ज़्यादा अंदर, बाहर कम, तो हवा जो है वो फ़ौरन कहाँ चली जाएगी? बाहर, और अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भी जो है वो साथ ले जाएगी, ठीक है।